वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो अगर रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर शुरू करना है तो उससे पहले आप जाकर के सेट्स या तो मेरे वीडियो या कहीं से भी पहले सेट्स पढ़ लेना। सेट्स पढ़ने के बाद पढ़ लेना लीनियर इनइक्वालिटीज। उसके बाद आप शुरू करना रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन का कहानी वहां से शुरू हुआ होगा जैसे हम लोग कुछ रिलेशन इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, मदर सन या फिर फादर डॉटर या फिर इंडिया टेली। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं मदर सन फादर डॉटर इंडिया दिल्ली, इन सब में इन दोनों में किसी न किसी तरह का कनेक्शन है। वैसे ही मैथमेटिक्स में अगर दो चीजों में कनेक्शन हो सकता है ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, एल इज पैरेलल टू एम या फिर एल परपेंडिकुलर टू एम या फिर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये कौन सा सिंबल है? सबसेट का सिंबल है ना। तो इधर भी आप ध्यान से देखो तो एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कनेक्टेड है, और जब हम किसी तरह का कनेक्शन किसी तरह का रिलेशन एक एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। नेक्स्ट क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन या फिर जो बेसिक थिंग हमको पता होना चाहिए, बेसिक्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तीसरा पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन। फिर पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड रियल फंक्शन। फिर पढ़ेंगे सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ये जो है इसको डायरेक्टली रिमेंबर कर लेंगे। और लास्ट में अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ये जो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस है ना, ये एनसीईआरटी क्लास 11 के हिसाब से एकदम बेसिक है, लेकिन जैसे ही आप चले जाओगे जेई की तरफ, मेंस या फिर एडवांस की तरफ, सबसे जो प्रोमिनेंट टॉपिक है वो हो जाता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, और 8वां जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन, सॉरी। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। एनसीईआरटी में इतना ही पढ़ना है 1 से 7 तक। सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे JW लेबनिज, जो भी आपको प्रोनाउंसिएट करना है इसको, लेबनिज, JW लेबनिज। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शंस का। और ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना एफ ऑफ एक्स, अगर आपने कहीं देखा होगा ये जो सिंबल है, ये सिंबल एक्चुअली JW साहब ने दिया था। JW उन्होंने बताया कि एक एलिमेंट और या फिर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट 1 अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, ओके, एंड वी हैव सम सर्टेन रूल्स ऑफ कनेक्शन, कुछ रूल्स के हिसाब से कनेक्टेड है, जैसे A इज अ फादर ऑफ B, और बीच में कनेक्शन पता चल रहा है। और रूल क्या है कि A जो है वो B का फादर है, अ फादर ऑफ। ऐसे केसेस में हम लोग जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे रिलेशंस। और फंक्शंस क्या है? फंक्शंस इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शंस, स्पेशल केस ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस का स्पेशल केस क्या है? फंक्शंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस स्टार्टेड डेवलपिंग इन द 17th century when mathematicians began studying relationship। क्या किस चीज से रिलेटेड है? रिलेशनशिप बिटवीन चेंजिंग क्वांटिटीज। और अजीब बात यह है कि जब फंक्शंस का
डिस्कवरी या कॉन्सेप्ट आ चुका था, उस वक्त सेट्स नहीं आया था, सेट्स बहुत बाद में आया है। जैसे 1673 तक थोड़ा बहुत फंक्शंस का आइडिया हो रहा था, लेकिन उस वक्त मॉडर्न मैथमेटिक्स नहीं आया था। जब मॉडर्न मैथमेटिक्स सेट्स और फंक्शंस को जब मर्ज किया गया ना, जब सेट्स को और फंक्शंस को मर्ज किया गया, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के वर्ल्ड का, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स वर्ल्ड, दैट इज RNF, रिलेशन फंक्शन। और रिलेशन फंक्शन जो है वो किसी भी चैप्टर, किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो बेसिस है या जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, और वो पता चलता है रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 7, ये सब नंबर्स का प्रोडक्ट है। आज हम लोग सीखेंगे सेट्स का प्रोडक्ट, जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। डेफिनेशन पढ़ लेना, क्या है बताता हूं। अगर P कोई सेट है और Q कोई सेट है, तो हम निकाल सकते हैं P क्रॉस Q। इसको क्या पढ़ेंगे? क्रॉस पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्रॉस, P क्रॉस Q। P क्रॉस Q का मतलब है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, एक नया नाम फिर से आएगा आपके सामने, ऑर्डर्ड पेयर्स। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो P से लेकर के Q में बन सकेगा। ऑर्डर्ड पेयर्स को हमेशा इस ब्रैकेट में दिखाएंगे, और यहां जो जाएगा वो P से जाएगा, और यहां जो जाएगा वो Q से जाएगा। मतलब यहां का जो एलिमेंट है वो P से लेंगे और यहां Q का लेंगे, क्योंकि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। P क्रॉस Q का मतलब ही हो गया पहला एलिमेंट P से और दूसरा एलिमेंट Q से। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर P दिया हुआ है 1 2 और Q दिया हुआ है AB, और हमको निकालना है P क्रॉस Q, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बना देंगे जो P से Q में पॉसिबल है। तो 1 का हो सकता है A के साथ, 1 का A के साथ, 1 का B के साथ हो सकता है, 1 का हो गया कंप्लीट। अब 2 का A के साथ हो सकता है और 2 का B के साथ हो सकता है, और इसको सेट में बंद कर देंगे। ठीक है, ये हो गया P क्रॉस Q। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं Q क्रॉस P भी। Q क्रॉस P का मतलब है Q का एलिमेंट पहले आएगा, P का बाद में आएगा। तो उल्टा चलेंगे, A1 A2 B1 और लास्ट में B2। ये सारे क्या है? A1 A2 B1 B2, ये सब है ऑर्डर्ड पेयर्स। फिर से ऑर्डर्ड पेयर्स, और जितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है उनका एक सेट बना लेंगे। ये क्या दिखाता है? सेट ऑफ ऑल। उनका सेट बना लेंगे, वही हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अपने सेट का अपने से भी कार्टेशियन हो सकता है, P क्रॉस P भी हो सकता है। एक बार और P लिख ले, यहां पे 1 2 आएगा, तो 1 जाएगा 1 के साथ सेट, 1 1 के साथ, 1 जाएगा 2 के साथ, 2 जाएगा 1 के साथ, और 2 जाएगा 2 के साथ, 2 जाएगा 2 के साथ। ओके, ऐसे ही Q क्रॉस Q भी निकाला जा सकता है। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बनाते हो। पहला, 2 ordered pairs are equal, 2 ordered pairs are equal if and only if the corresponding first element and the corresponding second element are also equal। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है पहला ऑर्डर्ड पेयर x, y is equal to 2, 3, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो पहला वाला पहले के इक्वल होगा और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होगा। मतलब x का 2 होना और y का 3 होना मैंडेटरी है। ओके, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। सेकेंड रूल बोलता है इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन A एंड q एलिमेंट्स इन B, मतलब कोई सेट A है, उसमें लेट से 7 एलिमेंट्स है टोटल,
कोई सेट बी है जिसमें लेट से 4 एलिमेंट्स हैं, हमको पूछा जाएगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। ए क्रॉस बी में होगा पी क्यू एलिमेंट्स। जैसे ए में अगर पी है और बी में क्यू है तो टोटल पी क्यू एलिमेंट्स होगा। ए में 7 है, बी में 4 है, तो इसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 7 4 जा 28 एलिमेंट्स। ओके, third one is if A and B are non-empty sets and either A or B is an infinite set. Infinite set याद है? Infinite set का मतलब है number of elements हो जाएंगे infinite या uncountable। तो अगर A या फिर B में किसी में infinite है इसमें और इसमें infinite है, तो A क्रॉस B में भी infinite number of ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। सही बात है, क्योंकि अगर A में इनफाइनाइट है और A से B में जाना है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा ही बनेगा, इसीलिए A क्रॉस B में भी इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएगा। फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, मतलब सिर्फ 2 सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर नहीं, 3 सेट्स का भी ऑर्डर्ड पेयर बना जा सकता है। कैसे? A क्रॉस A क्रॉस A अगर हमको निकालना है A क्रॉस A, तो हम लोग जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उसमें 2 नहीं 3 एलिमेंट्स आएगा, A, B और C। अगर सपोज करते हैं, यहां एक चीज समझो, जैसे A सेट कुछ दिया हुआ, लेट्स से 1 2 3 से लेकर के 99 तक, और हमको इन सारे एलिमेंट्स के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना है, तो मैथमेटिक्स में उसको लिखेंगे लेट A बिलोंग्स टू A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A बिलोंग्स टू A का मतलब हो गया ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको दिखाने के लिए एक वेरिएबल हमने यूज किया। ओके, और इस पे एक क्वेश्चन है आगे, उसको बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इजी वाला, x+1, y - 2, एक ऑर्डर पेयर यहां दिया हुआ और एक ऑर्डर पेयर यहां दिया हुआ, और दोनों क्या दिया हुआ? इक्वल दिया हुआ। x+1, y - 2 इज इक्वल टू 3, 1। अगर दोनों इक्वल है तो पहला वाला पहले के इक्वल होगा, मतलब सर x+1 विल बी इक्वल टू 3 और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल, y - 2 इज इक्वल टू 1। इसको उधर करेंगे तो x इक्वल टू 2 और उधर करेंगे तो y इक्वल टू 1 + 2 3। तो x और y का आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3। एक चीज याद रखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर अगर 2, 3 दिख रहा है कहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 3, 2, क्योंकि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। कहने को तो सिर्फ पेयर वर्ड यूज कर सकता था, पर पेयर यूज ना यूज करके क्या वर्ड यूज करता है? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, मतलब कहीं पे अगर A, B दिख जाए ऑर्डर्ड पेयर, तो ये सेट पहला सेट से लिया गया होगा और ये जो लिखा गया होगा वो दूसरे सेट से लिया गया होगा, अगर A क्रॉस B निकालना है तब। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इफ P इज इक्वल टू A, B, C and Q is equal to R, form the sets P क्रॉस Q। चलो पहले P क्रॉस Q निकाल लेते हैं। A R के साथ, B जाएगा R के साथ, C जाएगा R के साथ, और तो नहीं होगा। और देख लो इसके पास 3 एलिमेंट्स है, इसके पास 1 एलिमेंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट्स होना चाहिए? 3 क्रॉस 1 विच इज 3 एलिमेंट्स, 3 ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी 3 ऑर्डर्ड पेयर्स, 1 2 3, 3 ऑर्डर्ड पेयर बना। चलो Q क्रॉस P भी निकालना, निकाल लेते हैं। R A के साथ, R B के साथ, R C के साथ। पूछता है आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल? नहीं, ये देखो यहाँ पे A, R है, यहाँ पे R, A।
अभी बताए कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए a कॉमा r इज नॉट इक्वल टू r कॉमा है, which also means that p cross q is not equal to q cross p. Okay, next. Let a is 1 2 3, b is 3 4, c is 4 5 6. थोड़ा सा सेट्स का कहानी है, यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और इसको बोलते हैं यूनियन। चलो कोई एक सा क्वेश्चन बनाते हैं, इसी को बनाते हैं थर्ड नंबर, बाकी खुद से बना लेना। a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज 3 4, c इज 4 5 6। b यूनियन c, पहले दोनों का यूनियन कर लेते हैं। 3 4, फिर यहां पे 4 है, 5 6, 3 4 5 6। अब इसका किसके साथ क्रॉस करना है? इसका क्रॉस करना है 1 2 3, a क्रॉस है, a क्रॉस b यूनियन c, 3 4 5 6। पहले जल्दी से बताता हूं कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। इसके पास 3, इसके पास 4, तो 3 3 4, 12 ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या आएगा? 1 से शुरू करते हैं। 1 जाएगा 3 के साथ, 1 जाएगा 4 के साथ, 1 जाएगा 5 के साथ, 1 जाएगा 6 के साथ। फिर से 2 जाएगा 3 के साथ, 2 जाएगा 4 के साथ, 2 जाएगा 5 के साथ, 2 जाएगा 6 के साथ। फिर से 3 जाएगा 3 के साथ, 3 जाएगा 4 के साथ, 3 5 3 6। बस तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। और इनको कैसे डाल देंगे? सेट्स में डाल देंगे। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये कौन सा है टॉपिक? ये है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। P क्या दिया? 1 2। P क्रॉस P पहले निकाल लेते हैं। हमको निकालना है P क्रॉस P क्रॉस P। P क्रॉस P पहले निकालना आसान है। एक और P लिख ले कन्वीनियंस के लिए। 1 2, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ। बस तो। और 2 दूना 4, 4 ही आना चाहिए ऑर्डर पेयर। अभी हम निकालेंगे P क्रॉस P क्रॉस P, मतलब इसका फिर से P के साथ क्रॉस करेंगे। 1 1 1, एक ब्रैकेट में 1 1 2। हो गया ये खत्म। अब ये 1 2 1, उसके बाद 1 2, फिर 2 के साथ 1 2 2, खत्म ये वाला भी। इसको 2 1 1, 2 1 1, फिर 2 1 2, 2 1 2, ये भी खत्म नहीं, ये अभी बचा हुआ है 1 1 2 1 1 2, 1 1 2, खत्म। 2 2 1, 2 2 1, फिर 2 2 2, 4 2 जा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 9 हो गया, कहां पे गड़बड़ होगा? 2 1 2, हाँ ये एक्स्ट्रा हो गया ना, इसका जरूरत नहीं है। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑर्डर पेयर्स आएंगे किसमें? P क्रॉस P में। ओके, अगला है रिलेशंस। रिलेशंस को जानने के लिए 2 वर्ड, या तो किसी तरह का कनेक्शन या किसी तरह का रूल। मतलब अगर नॉर्मल टर्म से बोले तो जैसे मदर के साथ रिलेटेड है सन, या फिर L इज पैरेलल टू M,
L is perpendicular to M, A is a subset of B। तो यहां पे दिख रहा होगा दो क्वांटिटीज या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी तरह का एक कनेक्शन है, किसी तरह का कनेक्शन है। और जब ये कनेक्शन मान लीजिए कोई सेट ए है और सेट बी है, और सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड है, और उनमें कुछ रूल है, सर्टेन रूल को फॉलो कर रहे हैं। मतलब सेट ए के कुछ एलिमेंट सेट बी के कुछ एलिमेंट से रिलेटेड है और उनमें कुछ रूल लगा हुआ है, तो उस कैटेगरी को बोलेंगे रिलेशंस। रिलेशंस का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? अ रिलेशन इज अ कनेक्शन और रूल दैट शोज हाउ एलिमेंट्स ऑफ वन सेट आर लिंक्ड टू एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट, आर लिंक्ड कनेक्टेड टू अनदर सेट, सेट के एलिमेंट्स। ओके, लिखते कैसे हैं? अगर बात करें नोटेशन का तो ध्यान से देखेंगे। तो सपोज कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, तो उसको लिखते हैं ए आर बी, और इसको पढ़ते हैं कैसे? ए इज रिलेटेड टू बी, ना कि ए एंड बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये नहीं, ए एंड बी आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये गलत है। ये भी नहीं कि बी इज रिलेटेड टू ए, रिलेटेड टू ए, ये भी गलत है। सिर्फ एक चीज सही, क्या? ए इज रिलेटेड टू बी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू आर। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है इसीलिए ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, और अगर लिखना हो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आर set of all ordered pairs, let's say A B, such that A is related to B। इसके अलावा A कहां से लिए? सपोज करें A सेट A से लिए और B भी सेट A से या सेट B से लिए। ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे? A relation R is defined for all such that A comma B ordered pair इज डिफाइंड विथ सर्टेन रूल। यहाँ पे जो लिखेंगे वहां पे जो किस तरह का रूल फॉलो कर रहे हैं वो लिखेंगे, और ये ए जो है वो कौन सा सेट से लिए हैं और बी जो कौन सा सेट से लिए हैं ये भी दिखाना जरूरी है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर लिखा हुआ है सेट ए ले लेते हैं, लेट्स से 1 2 3, सेट बी ले लेते हैं 1 9 16 44। एक रिलेशन डिफाइंड है a comma b ordered pair such that a square equal to b such that a square equal to b, a belongs to a and b belongs to b। ये एक तरह का रिलेशन डिफाइंड है। क्या क्या आएगा? ये तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर में लिखने के लिए क्या करना होगा? उन ऑर्डर पेयर्स को ढूंढना होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहां नहीं है 2 गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हो गया उसका सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और अगर वैसे लिखना है एक एक एलिमेंट करके तो लिखेंगे 1 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 9, और 1, 1 बिलोंग्स टू R, और 2, 9 बिलोंग्स टू R। इसमें सबसे जो मेन है यही याद रखना है कि यहाँ पे क्या रिलेशन है, कहां से ए और बी को लिए हैं, और उसका ऑर्डर्ड पेयर स्टार्टिंग में लिखेंगे। यह है थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट रिलेशंस। रिलेशंस में 3 चीज जानना बहुत जरूरी है। पहला डोमेन, दूसरा रेंज, और तीसरा कोडोमेन। एक छोटा सा एग्जांपल फिर से, सेट ए इक्वल टू 1 3 9 16 14, सेट ए। सेट बी ले लेते हैं, ये सेट लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। सेट बी ले लेते हैं
1, 9, 81, 200, 100 और एक रिलेशन डिफाइन करते हैं a कॉमा b सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b। a जो ले रहे हैं वो सेट a से ले रहे हैं, a बिलोंग्स टू a, और छोटा b जो ले रहे हैं वो सेट b से ले रहे हैं। ठीक है, इसका लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म। 1 का स्क्वायर 1 आ गया पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा 3 का स्क्वायर 9 दूसरा ऑर्डर पेयर, 9 का स्क्वायर 81, 16 का स्क्वायर नहीं, 14 का स्क्वायर नहीं, तो मतलब इतना ही आएगा। ये तीन ही ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन में। तो अब हमको क्या क्या जानना है? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन होता है जितना भी ऑर्डर्ड पेयर्स आया उसका पहला एलिमेंट दिख रहा है 1, 3 और 9, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, और उनका एक सेट बना लेंगे तो वही हो जाएगा डोमेन। 1, 3 और 9। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा जो सेकेंड एलिमेंट दिख रहे हैं 1, 9 और 81, इन सबको बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो उन सारे सेकेंड एलिमेंट्स को लिख देंगे एक जगह पे सेट्स में 1, 9 और 81, ये हो जाएगा रेंज। तीसरा कोडोमेन, जो सेट बी है ना पूरा का पूरा, जिसमें डिफाइंड है, तो जिसमें डिफाइंड है वो हो जाएगा पूरा का पूरा सेट, पूरा का पूरा हो जाएगा सेट बी, और वो हो जाएगा कोडोमेन। तो कोडोमेन या तो सेट बी लिख दो या फिर सारा एलिमेंट्स 1, 9, 8, 200 और 100 लिखेंगे। ये है डेफिनेशन डोमेन, रेंज और कोडोमेन का। मतलब एक रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स को डोमेन, उसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे तो रेंज, और सेट बी हो जाएगा पूरा का पूरा कोडोमेन। ठीक है। एक क्वेश्चन, लेट ए इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इसको पहले ध्यान से समझेंगे, ए टू बी। पहले ए टू ए बी था ना, अभी क्या लिखा हुआ है? ए टू ए, मतलब बी नहीं है, ए से ए में ही डिफाइंड है रिलेशन, ये समझेंगे। और उसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? आर इज इक्वल टू, पहले सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए इज गिवन 1, 2, 4, 5, 6, और आर क्या दिया हुआ? एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आइए इसको रोस्टर में लिख लेते हैं। पुट करें, एक्स पुट कर सकते हैं 1 कॉमा 1 पुट करेंगे तो वाई कितना हो जाएगा 2, एक्स पुट करेंगे 2 तो वाई कितना हो जाएगा 3। एक एक जोड़ते जाना है बस। 3 करेंगे तो 4 होगा, 4 करेंगे तो 5 होगा, 5 करेंगे तो 6 होगा, 6 करेंगे तो 7 होगा। लेकिन क्योंकि 7 यहां नहीं है और सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है, तो जो अब बाकी आंसर y का जो आ रहा है वो भी सेट ए ही होना चाहिए, पर ये 7 तो नहीं है ना उसमें, तो ये यहां से यहीं हो जाएगा। बस कितने ऑर्डर पेयर्स आए इस रिलेशन में? 1, 2, 3, 4, 5। यहां पे एक नया चीज सीखना है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं? बहुत अच्छा दिखता है एरो डायग्राम। सेट ए के सारे एलिमेंट्स इधर, फिर सेट ए में ही डिफाइंड है तो उसके सारे एलिमेंट्स इधर, इसमें एक एरो दे देंगे और लिख देंगे आर। ठीक है। और सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 किससे रिलेटेड है सर? 2 से। 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। 3 किससे रिलेटेड है? 4 से। 4 किससे रिलेटेड है? 5 से। 5 किससे रिलेटेड है? 6 से। इधर से खाली क्या रह गया? 6, और इधर से खाली क्या रह गया? 1। पहला, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमको क्या क्या चाहिए? डोमेन चाहिए, कोडोमेन चाहिए
और तीसरा चाहिए रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन मतलब ऑर्डर पेयर का सारा पहला एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इंटर को डाल देंगे सेट्स। कोडोमेन सेट बी पूरा का पूरा, तो सेट बी इस पर क्या है, सेट ए ही सेट बी है, तो सेट ए जो है वो पूरा 1 2 3 4 5 6। रेंज सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, क्या क्या है सेकेंड एलिमेंट्स, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स, कोडोमेन मतलब सेट बी पूरा का पूरा, रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। और इस एरो डायग्राम से भी लिख सकते हैं जितना पार्टिसिपेट इसमें से किया वो डोमेन, ये पूरा का पूरा हो जाएगा कोडोमेन, और इसमें से जो पार्टिसिपेट किया वो हो जाएगा रेंज। ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहां पे देखो 1 नहीं है क्योंकि यहां 1 पार्टिसिपेट नहीं किया, इधर 6 नहीं है क्योंकि यहां 6 पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, आगे एक एमसीक्यू इस टॉपिक से आता है। एक एमसीक्यू, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है, अगर सेट ए में सपोज करो p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और सेट बी में सपोज करो q नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power pq। ये याद रखेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 3, 4। इसके पास कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, और इसके पास भी 2 एलिमेंट्स है। बोलते फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। क्या फॉर्मूला, 2 to the power pq, मतलब 2 to the power 2 into 2 इक्वल टू 2 का पावर 4, मतलब 16 रिलेशंस आर पॉसिबल। थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक अगर जानना है तो वो भी जान सकते हैं। जैसे a क्रॉस b क्या है, a क्रॉस b जितना ऑर्डर पेयर पॉसिबल है a से b में, तो 1 3 1 4 2 3 2 4, इतने ही ऑर्डर पेयर आएगा। अब इसमें से इसका जितना भी सबसेट बना ले, जितना सबसेट्स पॉसिबल है, तो टोटल सबसेट्स एक सेट का फॉर्मूला याद है, 2 to the power n था। कैसे, एक बार इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, 4 हो गया। फिर एक बार ये दोनों को लिखेंगे 5, इसको लिखेंगे 6, इसको लिखेंगे 7, फिर इसको लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे 9, ऐसे से करके 2 to the power n कितना, 1 2 3 4, 4 मतलब 16 रिलेशंस आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 14 तक है, a इक्वल टू 1 2 3 14 इज डिफाइंड फ्रॉम a टू a। तो अच्छा बात है, b यही a भी बन जाएगा और यही b भी बन जाएगा। रिलेशन क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू x, y such that 3x minus y is equal to 0, where देखो यहां पे डिटेल्स दे दिया ये वाला, where x belongs to a, x, y belongs to a, मतलब x और y दोनों कहां से है, a से। ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, मतलब वही रूल, और यहाँ पे कहां से लिए हैं वो दोनों को लिखा हुआ है। ये तीन चीज हर रिलेशन के सेट बिल्डर फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान से अगर तुम देखो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3x आया कि नहीं। इसको दिमाग में रखेंगे कि जितना बार x पुट करेंगे उसका 3 टाइम्स करते जाएंगे तो y मिलते जाएगा, बस। चलो इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, r इज इक्वल टू x पुट करें, कहां से शुरू करेंगे, 1 से, 1 का 3 टाइम्स 3, 2 का 3 टाइम्स 6, 3 का 6 टाइम्स 9, 4 का 6 टाइम्स 12, 4 का 3 टाइम्स 12, 5 का 3 टाइम्स 15, क्या 15 यहां है,
नहीं, और ये सेट ए से ए नहीं डिफाइंड है, मतलब इधर वाला जो आंसर है वो भी सेट ए से आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बस इतना ही ऑर्डर पेयर्स आएगा, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर पेयर्स आएगा। ठीक है, और कुछ पूछा, राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोडोमेन सेट बी पूरा का पूरा, सेट बी तो पूरा सेट है, बस लिख दो सेट है, या फिर लिख दो 1 2 3 40। रेंज सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, सेकेंड एलिमेंट्स 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो उसको ध्यान से बनाएंगे तो बन जाएगा। ओके, अब रिलेशंस पढ़ लिए हम लोग, अब हम लोग जानेंगे कि फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस जानने पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े सेट्स, सेट्स के बाद हम लोग पढ़े कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और इसमें कुछ रूल्स डाल दिए, तो वो क्या बन गया था, वो बन गया था रिलेशंस। अब क्या करेंगे, रिलेशंस में कुछ रूल्स डाल देंगे, तो वो बन जाएगा फंक्शन। यही है पैटर्न। सेट से बना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जिससे हमको मिला ऑर्डर्ड पेयर, जिसको बोलते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर। अब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को ना लेकर के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को कुछ रूल्स के साथ लिखेंगे तो वो बन जाएगा रिलेशन, और उन रिलेशंस में कुछ रूल्स डाल देंगे तो वो बन जाएगा फंक्शन। क्या बन जाएगा वो बन जाएगा फंक्शंस। तो वो रूल्स क्या है, तो आपको 2 रूल याद होना चाहिए। मतलब किसी भी रिलेशन को फंक्शन अगर बनाना है तो उसमें 2 रूल आपको याद होना चाहिए, पहला और दूसरा। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एरो डायग्राम। मान लो कोई रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है, और इसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसमें है ए बी सी। रूल 1 which a relation must follow to become a function is सेट ए का सारा एलिमेंट्स को पार्टिसिपेट करना है। क्या रूल बताया पहला, कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स, मतलब इसमें से कोई खाली नहीं बचना चाहिए। तो अगर हम कुछ रिलेशन बनाए तो 1 ए के साथ, 3 बी के साथ, 4 सी के साथ, क्या ये फंक्शन के कैटेगरी में आने के लिए एलिजिबल है? सर नहीं, क्योंकि अभी 2 खाली है। दूसरा रूल ये कहता है कि सेट ए का सारा एलिमेंट्स यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए, यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये लाइन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यूनिकली रिलेटेड का मतलब है कि इधर से जितना भी एरो जाएगा, इधर से जितना भी एरो जाएगा वो हर एलिमेंट से सिंगल एरो होना चाहिए। मतलब 1 से एक एरो, 2 से एक एरो, 2 से एक एरो, 3 से एक एरो, 4 से एक एरो। इधर से कितना एरो जा रहा है वो मतलब नहीं है, इधर से ध्यान देंगे कि सिंगल एरो सारे एलिमेंट से निकल रहा है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो वैसे रिलेशन को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे यस इट इज अ फंक्शन। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल, ए बी सी डी ई एफ, ए इज रिलेटेड टू डी, बी इज रिलेटेड टू डी, सी इज रिलेटेड टू डी। क्या ये फंक्शन है कि नहीं? पहला रूल, सेट ए का सारे एलिमेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, हाँ कर रहा है। दूसरा रूल, इधर से जितना भी एरो निकल रहा है वो यूनिक निकलना चाहिए, इधर से जितना भी एरो निकल रहा है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा होता है तो यस इट इज अ फंक्शन। वही डेफिनेशन लिखा होगा, a relation f from set a to set b is said to be a function if, पहला कंडीशन, every element of set a has one and only one image in set b। सेट ए का सारा एलिमेंट्स को पार्टिसिपेट करना है और सेट ए का सारा एलिमेंट्स यूनिकली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, मतलब एरो इधर से यूनिक होना चाहिए, इधर से जरूरी नहीं है।
उसके बाद क्या याद रखेंगे कि ए का डी जो है वो कहलाएगा इमेज, ए का डी जो है वो कहलाएगा इमेज, और डी का प्री इमेज कितना सारा हो गया, ए बी और सी, ए बी और सी डी के लिए कहलाएगा प्री इमेज, प्री इमेज। ओके, इमेज एंड प्री इमेज। एक छोटा सा क्वेश्चन, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो अच्छा एक काम करते हैं कि कोई एक सेट ए ले लेते हैं, ए से ए टू ए में कोई रिलेशन डिफाइंड है जिसमें सेट ए जो दिया हुआ है, सेट ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। सेट ए से ए में नहीं कर सकते हैं, क्यों बता रहे हैं, एक और सेट ले लेते हैं बी, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला 2 का रिलेशन किससे, 1 से, 3 का 1 से और 4 का 2 से। दो कंडीशन बताए थे, पहला सेट ए का सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा यूनिक होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे सारा आंसर यूनिक आ रहा है? हाँ, 2 का आंसर यूनिक है, 3 का आंसर यूनिक है, 4 का भी आंसर यूनिक है, तो यूनिक सही है। लेकिन क्या सेट ए का सारा एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है? यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से ये रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। वैसे ही 2 is related to 2 and 2 is also related to 4 हो गया, कौन सा, यूनिक रिलेशन नहीं हुआ, तो यूनिक नहीं हुआ तो इस केस में ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा, सिर्फ सिंपल रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। तीसरा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 सबका यूनिक आंसर आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 सारा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यस ये जो थर्ड वाला रिलेशन है it is a relation as well as it is a function। फंक्शन में भी सेम रिलेशन के जैसा डोमेन, कोडोमेन और रेंज जानना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि फंक्शन को लिखते कैसे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। फंक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे f कोलोन a to b, उसके बाद f of x, और फिर जैसे कुछ लिखते हैं फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, इसको ध्यान से समझेंगे। ये जो f है इसको बोलते हैं फंक्शन नेम, ये जो a है इसको बोलते हैं डोमेन, ये जो b है इसको बोलेंगे कोडोमेन, और f के अंदर जो है इसको बोलेंगे वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल यूज किए, और लास्टली जो है दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। यही तरीका होता है हर बार लिखने का। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, अगर कहीं लिखा हुआ है g r2z g of x is equal to let's say x³ + 7, इसका मतलब ये हुआ कि g जो है वो हो गया फंक्शन का नाम, उसका डोमेन हो गया r, उसका कोडोमेन हो गया z, वेरिएबल कौन सा यूज किए x, और फंक्शन डेफिनेशन क्या है x³ + 7। इन सब के सॉरी, इन सब के अलावा जो यूज इन सब के अलावा जो नहीं लिखा हुआ है वो है रेंज। तो मतलब हमको रेंज सिर्फ निकालना होता है किसी भी फंक्शन में। ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन एक ही है। नहीं, आइए उसको दूर करते हैं। जब रेंज रियल नंबर होगा और या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, मतलब जो आंसर्स आएगा ना वो रियल नंबर्स में आने लगेगा या फिर उसका सबसेट में आने लगेगा, तो वो कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन अगर डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होगा और सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा,
मतलब रियल नंबर्स में ऑपरेट करेंगे डोमेन और रेंज दोनों को, तो वो कहलाएगा रियल फंक्शन। लेकिन सिर्फ अगर रेंज होगा तुम्हारा रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, छोटा सा पार्ट है लेकिन जरूरी है। सब रियल फंक्शंस, आइए कुछ रियल फंक्शंस को जानते हैं। क्या क्या बनाएंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसका ग्राफ, फिर दूसरा उसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। यही चीज पढ़ेंगे हर बार। ग्राफ बनाएंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज जानेंगे। जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो दिखता कैसे है, पहले यहां लिख लेते हैं। एफ फंक्शन नेम डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने से पहले कुछ रूल्स याद रखेंगे। एक्स का जो भी वैल्यूज पुट करेंगे वो एक्स एक्सिस में पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा वो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर किसी का ग्राफ जा रहा है, अगर इधर जितना जाएंगे और उधर जितना जाएंगे, एक्स में जितना हमको वैल्यूज पॉसिबल होगा उसको डोमेन बोल देंगे, और ग्राफ जितना ही ऊपर जाएगा और जितना ही नीचे आएगा उसका रेंज बोल देंगे। इसको ध्यान से समझेंगे। फिर से, एक्स का जितना वैल्यूज पुट कर सकते हैं उसको डोमेन, वाई का जितना वैल्यू आएगा आंसर में वो उसका रेंज कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे इस पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। वाई माने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई भी 0, x1 पुट करेंगे तो y1, x2 पुट करेंगे तो y2, x -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, x -2 पुट करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं, प्लॉट करते हैं। 1 पे 1, 0 पे 0, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3। तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ आएगा इसका। ये स्ट्रेट लाइन का नाम ही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर आइडेंटिटी फंक्शन, या फिर ये ध्यान रखना है कि ये ना 45 डिग्री, ये आगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बताएंगे, 45 डिग्री पे जो स्ट्रेट लाइन कट करता है उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब देखो एक्स का सारा वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं ना, कोई ऐसा वैल्यू जो पुट नहीं कर सकते हैं, तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर्स। कोडोमेन यहां से देख लेंगे, डोमेन यहां से भी देख सकते हैं, कोडोमेन हो जाएगा रियल नंबर्स। रेंज, y का सारा वैल्यू हमको मिल रहा है, नीचे भी मिल रहा है, मतलब y पूरा कवर हो रहा है, तो उसका जो रेंज आएगा आंसर वो भी हो जाएगा रियल नंबर्स। डोमेन फिर से रिवीजन करवा देते हैं, सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स। ठीक है, और रेंज जो हो जाएगा उसको बोलेंगे सेट ऑफ आउटपुट्स। जितना आउटपुट आएगा ना किसी फंक्शन का, और कोडोमेन मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट का थोड़ा सा सेट बना लेंगे, वो बन जाएगा कोडोमेन। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, दूसरा फंक्शन जो है वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड अगेन फ्रॉम R to R and f of x is equal to let's say k, where k is any constant। हम फिर से इसका क्या निकालेंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, और फिर इसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले डब्बा बना लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं, एक्स वाई, कितना भी ले लो, पुट करें, यहां पे पुट करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल के लिए क्या करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 4, ताकि समझ आए। के की जगह पे एक कांस्टेंट ले रहे हैं 4, तो अब इसमें पुट करो एक्स का वैल्यू, इसमें पुट करो 0, तो अभी कितना आएगा, 4 आएगा। 1 पुट करेंगे तो भी 4, 2 पुट करेंगे 4, -1 पुट किया 4, -2 पुट किया 4, और कुछ -3 4, 3 पुट किया तो 4। मतलब सर
कोई भी x का वैल्यू उसमें इनपुट डाल रहे हैं ना, आंसर 4 आ रहा है। इसका मतलब है इसका जो ग्राफ बनेगा 0 पे 4, 1 पे 4, 2 पे 4, 3 पे 4, 5 पे 4, -1 पे 4, -2 पे 4 और ऐसे ही। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि पैरेलल होगा x एक्सिस के। यही है तुम्हारा f ऑफ x इज इक्वल टू, अब 4 को रिप्लेस कर देते k से, बस 4 को ऐसे ही लिए थे ताकि समझा सके। डोमेन कोई भी x का वैल्यू डाल सकते हैं, डोमेन हो जाएगा R, ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन यहां से भी देख सकते हैं, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। रेंज ऑल रियल नंबर्स नहीं, इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक आंसर आ रहा है ना बार बार, 4 4 4 4 मतलब k। तो अगर k आ रहा है तो सिर्फ एक एलिमेंट k, देखो सेट्स में डाल रहे हैं, मतलब ओनली वन आंसर, ओनली वन एलिमेंट इज द आंसर, दैट इज k। ये कोई इंटरवल नहीं है, बस एक एलिमेंट k है, मतलब इसका रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट, स्क्वायर फंक्शन कैसा दिखता है? f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर फंक्शन। फिर से हम लोग इसका क्या सीखेंगे? डोमेन, वो डोमेन और रेंज। बॉक्स बना लेते जल्दी से। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 0, 1 पुट किया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर किए तो 9, एंड सो ऑन। चलो जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, -1 पे 1, -2 पे 4, -3 पे 9। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये ऐसा बनेगा हल्का सा यू शेप का। ओके, सो दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर की ओर ऐसे यू स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा स्क्वायर फंक्शन। अब देखते हैं इसका डोमेन। डोमेन की बात करें तो सारा वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना, इसमें सारा वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो आर कोडोमेन, आर रेंज, ध्यान से रेंज रियल नंबर्स होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके नीचे कोई भी आंसर नहीं आ रहा है ना, ग्राफ मेरा इसके नीचे नहीं आ रहा है, ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव की ओर आ रहा है। तो देखो तो इसका रेंज हम सही से लिख पा रहे हैं, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। और तुम अच्छा से सोचो कि इसमें कोई भी वैल्यू आप x का पुट कर लो, ये कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो इसीलिए रेंज जो उसका आउटपुट है, रेंज वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। यह है स्क्वायर फंक्शन। अगला जो है वो क्या है? अगला है क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन कैसे लिखते हैं? अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम अगेन r टू r, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, ऐसा दिखता है क्यूब फंक्शन। ठीक है, फिर से इसका हमको निकालना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। बॉक्स बना देते हैं। x y, x 0 पुट करेंगे तो y 0, x 1 पुट किए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब -27। चलो इसको प्लॉट करते हैं। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27, -1 पे -1, -2 पे 8, -3 पे 27। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ थोड़ा और सैलो होता है, क्योंकि ये रफ है। ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा क्यूब फंक्शन, सॉरी हाँ सही बोले, क्यूब फंक्शन। अब डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें x का, मतलब डोमेन आ रियल नंबर, कोडोमेन रहना ही रियल नंबर से। रेंज ध्यान से समझेंगे, नीचे भी पूरा जा रहे हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऊपर भी पूरा जा रहे हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब है जो इसका रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा r, सारा रियल नंबर्स, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो सारा रियल नंबर्स आएगा। ओके, नेक्स्ट अगला है रेसिप्रोकल फंक्शन। और ध्यान से समझेंगे इसको,
इसका कहां से कहां डोमेन और कोडोमेन लिखने से पहले सिर्फ फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, यही होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। इसका भी हमको क्या लिखना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, बॉक्स ध्यान से एक्स वाई, एक्स जब जीरो जीरो, हाँ यही चीज समझाना चाह रहे थे। एक्स का वैल्यू यह यार एक्स के नॉट भी जीरो, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो जीरो यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो 1 डालेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 0.5 ना, 1/2 होगा ना, विच इज 0.5। 4 का रेसिप्रोकल 3 नहीं ले रहे ताकि 0.33 कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा है। 4 का हो जाएगा 0.25, नहीं 1/4 इज इक्विवेलेंट टू 0.25। -1 लेंगे तो -1, -2 लेंगे तो -0.5, -4 लेंगे तो -0.25। उल्टा कर दे अगर तो 0.5 ले ले तो 0.5 का रेसिप्रोकल 2, 0.25 ले ले तो रेसिप्रोकल 4, -0.5 ले ले तो रेसिप्रोकल -2, -0.25 ले तो -4। ये टेबल हम बना लिए ताकि हमको हेल्प हो जाए ग्राफ बनाने में। चलो ग्राफ बनाते हैं। 0 नहीं है ना मेरे पास, नहीं है। 1 पे 1, 2 पे 0.5, 3 पे नहीं 4 पे 0.25, 0.5 पे 2, 0.25 पे 8, वैसे ही -1 पे -1, -0.5 पे 2, -0.25 पे 8, -2 पे 0.5, -4 पे 0.25। तो ये और छोटा हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, सटा मत देना इसको, और ऊपर से ये ग्राफ जाएगा जो ऐसा होगा, ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ऐसे और ऐसे होता है, बट इट विल नेवर टच एनी ऑफ द एक्सेस। अब डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स नहीं, एक चीज हम नहीं डाल पाए उसके इनपुट में, वो है 0, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। कोडोमेन तो एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना, ले रहने देते हैं इसको रियल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है रेंज। रेंज में भी देखो जितना y गया, जितना y गया वही रेंज होता है, लेकिन ये टच 0 को नहीं कर रहा है, कभी बहुत क्लोज जाएगा 0 के, पर 0 को टच नहीं करेगा, तो इसका रेंज भी हो जाएगा आर, ऑल आर एक्सेप्ट 0। अब इसको क्यों छोड़े थे समझो, तो इसको लिखेंगे f, क्योंकि डोमेन शुरू में ही लिख देते हैं, तो उसको लिखेंगे r-0 से r। ये समझ आया, ये क्यों बाद में लिखे, क्योंकि हमको 0 हटाना था इसके डोमेन से, तो r से r नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि डोमेन में ऑल रियल नंबर्स नहीं है, डोमेन में 0 को हटाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अगला है मॉड्यूलस फंक्शन। कैसा दिखता है मॉड्यूलस फंक्शन, f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। वो इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये तो बचपन से पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नेगेटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव। जैसे छोटा सा रिवीजन, f of -1 will be 1, f of 1 will be 1, f of -2 will be 2, क्योंकि अंदर 2 डालेंगे, -2 डालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। f of -4 will become 4। ओके, फिर हमको इसका क्या जानना है, डोमेन, कोडोमेन, और तीसरा रेंज। डोमेन से पहले ग्राफ बना लेते हैं। 0, f of 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा, 0 पे 0, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, -4 पे 4, ऐसे ही चलते जाएगा। तो अच्छा से इसका अगर ग्राफ बनाए तो एक वी स्ट्रक्चर ये फॉलो करता है, वी स्ट्रक्चर। अगर फुल स्पीड में बनाए तो वी स्ट्रक्चर। ठीक है, डोमेन सारा रियल नंबर डाल सकते हैं इसमें, हाँ सर कुछ भी डाल सकते हैं अंदर, तो अगर डाल सकते हैं तो ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन वो तो रहेगा रियल नंबर्स, क्योंकि एक्सपेक्टेड आउटपुट को हम कोडोमेन लेते हैं। रेंज फिर से बहुत ध्यान से, एक्स एक्सिस के नीचे कुछ नहीं है, वाई का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के इन्फिनाइट
मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत कोई बोलेगा सर आर प्लस लिख सकते हैं क्या? आर प्लस हम तो देखे हैं, आर प्लस पे भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं कहीं आर प्लस को ओनली पॉजिटिव लिया जाता है, और मैंने किसी किताब में देखा है कि जीरो को इंक्लूड करके और फिर इसको लिखा जाता है। तो क्योंकि ये अगर आर प्लस होगा रियल में तो ये तो नहीं होगा, और ये अगर आर प्लस होगा तो ये यहाँ पे आर प्लस नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ये वाला बात सच है आर प्लस के लिए इंक्लूडिंग जीरो वाला, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आर प्लस। ठीक है, अगला सिग्नम फंक्शन, बहुत अच्छा फंक्शन है ये, क्योंकि ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एफ डिफाइंड अगेन फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू तीन पार्ट में, -1 जब x लेस देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 0। इसका भी हमको क्या निकालना है? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फिर से जीरो से अगर कोई भी पुराना छोटा वैल्यू पुट करेंगे, जैसे f ऑफ -4 पुट करेंगे, आंसर जितना x का वैल्यू जीरो से छोटा है हर बार आंसर -1 आएगा। सर -1, f ऑफ सर -10 चेंज होना चाहिए, नहीं -1। जीरो पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव वाला, f ऑफ 10 लेते हैं तो भी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। एफ ऑफ सर 1 लाख, अब तो बदलना चाहिए, ज्यादा हो गया, 1 करोड़ हो गया, जो भी 1 करोड़ डालेंगे तो आंसर फिर भी 1 ही रहेगा। समझ आया ये चीज? मतलब जीरो से छोटा कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमेशा -1, जीरो पुट किए तो आंसर 0, और जीरो से बड़ा पुट किए तो हमेशा आंसर आएगा 1। इसका ग्राफ देखो कितना बढ़िया बनेगा। जीरो पुट किए तो 0, जीरो पुट किया तो 0, 1, 0 से जैसे ही आगे जाएंगे, छोड़ दे यहाँ पे 1 को, पढ़ा है ना ये वाला, जहां पे इसको पूरा पेंट नहीं करते तो इसको छोड़ते हैं, और वो यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं आंसर सर हमेशा 1 आ रहा है। और नेगेटिव का कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको छोड़ करके यहां से जितना वैल्यू आएगा सारा हो जाएगा तुम्हारा -1। तो इसका जो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ऐसा दिखता है। डोमेन कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, हाँ सर कुछ भी, आर। कोडोमेन ये तो एक्सपेक्टेड है तो आर। रेंज ध्यान से समझेंगे, क्या होगा इसका रेंज? और रियल नंबर्स नहीं, 3 ही तो आंसर आएगा ना, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा? 1, -1 और 0। इसीलिए सिर्फ 3 एलिमेंट देखो सेट में लिख रहे हैं, -1, 0 और 1। तो इसका रेंज में सिर्फ 3 हम लिख देते हैं, ओनली 3 एलिमेंट्स, ओनली 3 एलिमेंट्स। ये है सिग्नम फंक्शन। अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको GIF बोलते हैं, बहुत को इसको फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन और पता नहीं क्या क्या नाम से जाना जाता है। GIF जो डिफाइंड है वो ये भी R से R में डिफाइंड है, और इसको लिखते हैं f ऑफ x, और जो GIF का सिंबल है वो ऐसा है। ठीक है, वेयर दिस इज द सिंबल ऑफ GIF। अब इसको ध्यान से समझेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। तो इसमें आपको 2 चीज याद रखना है। पहला कि अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर जाता है तो उसका आंसर वही सेम इंटीजर हो जाएगा, लेकिन अगर बॉक्स के अंदर नॉन इंटीजर जाता है तो इसका जो आंसर आएगा, जो इनपुट में अगर नॉन इंटीजर जाएगा तो इसके जो लेफ्ट में जो इंटीजर होगा, लेफ्ट वाला इंटीजर, वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ 2 डालें, इंटीजर है तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, अगर डालेंगे 10 तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 10। लेकिन जैसे ही इसको फ्रैक्शन या डेसिमल में कर दे, 2.11, 2.11 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 2, तो GIF का आउटपुट हो जाएगा 2। समझ आया? जैसे 2.99999, सर ये तो 3 के करीब है ना, आंसर 3 होना चाहिए। नहीं, इसके लेफ्ट में अभी भी क्या है? 2। इन सब केसेस को याद से रखेंगे। और इसके अलावा नेगेटिव वाले में भी ट्राई कर लेते हैं। अगर -1 डालें, इंटीजर है ना, तो आंसर
-1 ही आएगा। लेकिन वैसे ही जैसे ही डेसिमल कर दे -0.99, बताओ तो क्या आएगा इसका आंसर? 0 नहीं, लेफ्ट में इसके कौन सा इंटीजर है? -1 यहाँ है, 0 यहाँ है, 0.99 यहाँ है, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -1, तो इसलिए इसका आंसर -1। ठीक है, जैसे इसको बताओ -2.001, सर -2 नहीं, -2 गलत है। आप फिर से -3 यहाँ है, -2 यहाँ है, -2.01 यहाँ है, इसके लेफ्ट में फिर से लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -3, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -3। ये चीज समझ आया सबको? अब बनाते हैं इसका ग्राफ। बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ध्यान से देखना। 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? सर 0 पे तो 0 ही आएगा, 0 पे 0 आएगा। अब बताओ कि अगर 0.55 पुट करें, इसके लेफ्ट में कौन सा आंसर है? सर 0, अभी भी 0। अच्छा एक काम करते हैं, 0.99 पुट करो तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? सर 0। अच्छा, जब तक हम 1 न पहुंच जाए ना, इसका आंसर 0 ही रहेगा। समझ आया ये चीज? जैसे ही 1 पुट कर दिए, जैसे ही अंदर 1 पुट कर दिए, आंसर 1 हो गया, मतलब तुरंत हो गया आंसर 1। फिर 1 से 2 छोड़ते हुए उससे पहले पूरा आंसर 1 आएगा। चेक कर लो, 1.56 लेफ्ट इंटीजर 1, 1.99 आंसर देख लो 1। लेकिन जैसे ही 2 डाल देंगे आंसर, अंदर 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 पे फिर से, तो ये जो है कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। वैसे इधर वाला देख लेते हैं, 0 को छोड़ करके -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा। वैसे ही -1 को छोड़ते हुए 2 तक जाएंगे, -2 तक जाएंगे, -2 को छोड़ेंगे तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। इसीलिए फ्लोर जैसा है, इसीलिए इसका नाम फ्लोर फंक्शन है, और इसका नाम है एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोडोमेन और रियल। रेंज क्या होगा? रेंज अच्छा से देखो हमेशा, तो हमेशा आंसर इंटीजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ भी अंदर पुट कर रहे हैं, बाहर देखो 1, 0, -1, 3, -3, 10, 2, आंसर हमेशा इंटीजर आ रहा है ना, इसीलिए इसका रेंज हो जाएगा चेक। ये बहुत चिपकने वाला बात है दिमाग को। ओके, नेक्स्ट। ये कुछ फंक्शंस थे जिनको पढ़ना है और उनका ग्राफ प्लीज याद रखना। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, बहुत ब्रीफ में दिया हुआ ये टॉपिक, हालांकि ये बहुत डिटेल में पढ़ने का, हायर स्टडीज या फिर जेईई मेंस एडवांस आप तैयारी करेंगे उस वक्त बहुत डिटेल में पढ़ना। अलजेब्रा रियल फंक्शन मतलब 2 फंक्शन है सर, जैसे f ऑफ x दिया हुआ है x² और g ऑफ x दिया हुआ है 3x + 2। तो हमको क्या करना है, दोनों का सॉरी x² और यहां पे दिया हुआ है 3x + 2 g ऑफ x। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एडिशन कर सकते हैं सर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, दोनों का डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन में याद रखेंगे कि उन डिविजन्स को लेंगे जहां पे g ऑफ x 0 ना हो, माइनस भी कर सकते हैं, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। तो इन सब को बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। बाकी डिटेल में हम फिर से बोले कि मेंस और एडवांस का टॉपिक में है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। थोड़ा बहुत ये याद रखना है कि डोमेन में फर्क पड़ता है, कोडोमेन तो यूजुअली सेम रहता है, रेंज हमेशा चेंज करता है, और डोमेन जो होता है हर बार f ऑफ x और g ऑफ x का इंटरसेक्शन होता है। ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x² g ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। पहला क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो पहला f + g ऑफ x, दोनों को ऐड कर दो ना, बस x² + 2x + 1। ऐसा ही माइनस f ऑफ -gx का मतलब है दोनों को x² - 3x सॉरी -2x - 1। ऐसे ही मल्टीप्लाई f gx x² 2x + 1, लास्ट में डिवीजन f/gx
एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस। ओके, इन सब के अलावा जो बहुत बड़ा टॉपिक है उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस ये क्लास 12 में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, which of the relations are functions give region if it is a function determine its domain and range? जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17 2 का आंसर सब इधर यूनिक है। 2 का 1, 5 का 1, 8 का 1, 11 का 1, 14 का 1, 17 का 1। सारा एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है, वो तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि दिया हुआ नहीं है कौन सा सेट है, तो मान के चलेंगे सब पार्टिसिपेट कर रहा है। और दूसरा है कि सबका आंसर यूनिक आ रहा है ना, तो पहला क्या निकलना है, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। डोमेन 2, 5, 8, 11, 14, 17 2, 5, 8, 11, 14, 17 खत्म। रेंज ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट 1, 1, अच्छा हर बार 1 है लोग होगी, ऐसे ही बाकी सब चेक कर लेंगे ना। 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6, 14 का 7 हर बार यूनिक है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ये डोमेन बन जाएगा, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बन जाएगा रेंज। यहाँ पे देखो झोल क्या, 1 का आंसर 1 इज रिलेटेड टू 3 and 1 is also related to 3 and 1 is also related to 5। यूनिक रिलेशन नहीं हुआ तो ये फंक्शन नहीं। रीजन यही दे देना, 1 is related to 3 and 1 is related to 5 which means there is no unique relation। okay,